का देश में परिचय है, उनको ऐसे ही रहने दीजिए। बहुत नाराज आम आदमी पार्टी बहुत नाराज है। मतलब मैं चलिए अब इसी से शुरू कर लेता हूं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, 6 समन, क्राइम ब्रांच घर के बाहर खड़ी है, ईडी इंडी को टारगेट कर रही है और खासकर आम आदमी पार्टी से ज्यादा प्रेम है ईडी का, ये आरोप लगते हैं सर। मेरे पास जो सूचना है, भगवंत मान जी मन ही मन बहुत खुश हो रहे हैं। कम से कम उनके ऊपर कभी दिल्ली की उलझन से थोड़ा उनके ऊपर दबाव कम हो रहा होगा इन दिनों में, इसलिए मेरे पास जो खबर है थोड़ा खुश हैं। बाकी दूसरा, कुछ लोग कानून के ऊपर खुद को सोचते हैं, उनको कहीं ना कहीं की कानून की दायरे में आना ही पड़ेगा। वो थोड़े देर सही, लेकिन आना ही पड़ेगा, कोई भी हो। वो कह रहे हैं कौन से बीजेपी नेता को ईडी का समन गया? कोई बीजेपी नेता थोड़ी ना उनके जैसे गड़बड़ करता है, शीश महल ना बनाता है, ना शराब घोटाला इतने खुलेआम करता है, ना स्वास्थ्य के बारे में इतना नौटंकी रचना करने के बाद कुछ नहीं करना। ये कहाँ होती है? सिर्फ इनकी ही राज में होती है। इन्होंने किया है, एजेंसियों ने पकड़ा है, कुछ आरोप आए हैं, कोर्ट कचहरी उनको जमानत तक भी नहीं देते हैं। वहां भी क्या पॉलिटिकली मैनेज हो जाता है क्या? जेल के अंदर वो लोग लंबे समय से हैं, कोर्ट की सहारे में जाते हैं, कोर्ट उनको कोई रिलीफ देता है क्या? क्यों नहीं देता है? प्रमाण है इसलिए नहीं देता है। कहते हैं सरकारें तोड़ने के लिए ये सब किया जाता है, पहले जांच एजेंसी आती है, उठाती है, फिर विधायकों को अभी हैदराबाद छुपना पड़ रहा है, पता नहीं कौन कहां से खरीद लेगा। देखिए, किसी की इस प्रकार की बेबुनियादी बात की कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। इनके लोग तो हैदराबाद नहीं छुपे हैं ना। नहीं, इनके नहीं। तो ये क्यों छुप रहे हैं? झारखंड बिहार वाले जो छुपे हैं वही उत्तर देंगे। हम कैसे उसकी उत्तर देंगे? हम तो बिहार में बहुमत साबित करेंगे और आज झारखंड में बहुमत हो ही गया है। तो किसको किसका डर था? क्यों कोई जाके छुप रहा था? नहीं, हैदराबाद तक बसेस गई, सारे तो विधायक गए। जिन्होंने छुपाया उनको ही पूछना चाहिए। वो कहते हैं उनके बिकने का डर है, वहां बोली लग जाएगी, विधायकों को खरीद लिया जाएगा, ऑपरेशन लोटस हो जाएगा। ये नया शब्द चला, ऑपरेशन कमल। देखिए, ये किसी की अपप्रचार से कोई विषय जोर जोर से बोलने से सच नहीं हो जाता है। जिन्होंने छुपाया था उन्हीं को पूछिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, चलिए मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि मेरे को भी बीजेपी में शामिल होने के लिए बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप शामिल हो जाइए तो फिर आपको बख्श दिया जाएगा। ये उन्होंने बड़ा दावा किया। 21वीं सदी की सबसे कोई झूठ बोलने का बड़ा फैक्ट्री लगा है तो उसका नाम है श्री अरविंद केजरीवाल। तो उनके बारे में जितना कम चर्चा करे उतनी अच्छा है। उन्हीं की जो कोर समर्थक है, अभी उनको मुंह छुपा रहे, उनको उनके बयान सुनने में उनको शर्म आने लगा है। अरे अरे बाप रे, हमने क्या किया था? उन्हीं के साथ खड़े थे। इसलिए इनके बारे में झूठ की फैक्ट्री वालों से बात ना करें तो अच्छा है। सर मैं फिर किसकी बात करूं? ज्यादातर इंडी के नेता या तो बेल पर है या जेल में है। मतलब आप राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, हेमंत सोरेन अरेस्ट हो चुके हैं, केजरीवाल जी को 6 समन जा चुके हैं। फिर मैं किसकी बात करूं? किससे क्या ये कोई आजादी की लड़ाई के लिए इनके ऊपर केस हुई है क्या? नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी आप अखबार छपाने के लिए लेते हो और दशकों तक आप निजी संपत्ति बना के प्राइवेट ट्रस्ट को कन्वर्ट करके उसे महाजनी करते हो, तो देश की कानून आपको छोड़ देगा क्या? अमन जी, आपकी ऐसे करते तो आपको छोड़ देता क्या? मेरे को छोड़ देता है क्या? हेमंत सोरेन जी मेरे मित्र हैं, वो रहे मुख्यमंत्री, खुद ही माइनिंग मिनिस्टर भी रहे, अपने नाम पे अपने आप को दिया, क्वारी का अनुमति करा लिया। ये कहीं हुआ है क्या? कभी किसी ने सुना है क्या? और जो यहाँ दिल्ली में शीश महल के बारे में सब लोग जानते हैं, जो लोग गरीबों की बात कह के यहाँ पहुंचे थे, एक विकल्प की राजनीति करके यहाँ करेंगे ऐसा वादा किया था, तो शीश महल ही उनको पर्दाफाश किया है। शराब घोटाला, शराब नीति को अस्पष्ट रखना और करोड़ों रुपया की घोटाला करना, यह प्रमाण आधारित है। उन्हीं की अधिकारियों ने ही प्रमाण दिया, उन्हीं की व्यवस्था से प्रमाण आई है। तो ये सारे कौन किया है? जिन्होंने किया उनको तो नाम पे केस होगा ही होगा। नहीं, कहीं ये तो नहीं कि जो इंडी अभी टूटता हुआ नजर आ रहा है वो ईडी के एक्शन की वजह से फिर जुड़ जाए। अभी मेरे को खबर मिली राहुल गांधी कल्पना सोरेन से मिलने गए हैं। देखिए, राहुल गांधी के बारे में कब वो किसको मिलते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े वालों को मिलते हैं, कभी और किसी को मिलते हैं, उनको कभी चाइना की एम्बेसडर से समझने जाते हैं। उनकी मिलने के बारे में छोड़ दीजिए। जिनको बुनियादी बारे में कुछ बुनियादी चीज, जिनको अभी तक इतने समय सामाजिक जीवन में रहने के बाद जिनको स्पष्ट नहीं हुई,
भारत में स्टोव किससे जलती है, बिजली से जलती है या कोयले से जलती है? जो इनको बेसिक बुनियादी फर्क मालूम नहीं है, वो किसी को भी मिले उसमें क्या फर्क जाता है? मूल विषय की सारे लोग ये कभी, जो आप कह रहे हो, जो घमंडिया गठबंधन की आपने उल्लेख किया, ये कभी कोई एक सिद्धांत और राजनीतिक नीति के कारण तो इकट्ठा नहीं हुए थे। इनकी एक ही नीति था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप में गाली गुलज करो, विरोध करो भी मैं नहीं कहूंगा, जी जी जी, जी। गाली गुलज करने वालों का एक प्लेटफॉर्म बना था। जब देश की जनता बार बार उसकी विपरीत मत दे रहा है, राज्यों में दे रहा है, अन्य चुनाव में दे रहा है, इनके मन में ये कभी रिएक्शनरी फोर्स तो थे ही, कोई नेचुरल एंटिटी तो थे नहीं, इसलिए उनके अंदर ये बात खुलना, उनमें फिर बेमल होना है तो स्वाभाविक था। नहीं, मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूं, अभी जो खबर मिली राहुल गांधी कल्पना सोरेन से मिलने गए, ये ईडी का एक्शन फेविकोल का काम तो नहीं करेगा? फिर से इंडी सारे साथ आ जाएंगे, फिर से ममता जी, राहुल जी, नीतीश जी की तो चलिए अब घर वापसी हो गई है। देखो, मैं ये इस विषय का कोई उत्तर भी देना उचित नहीं मानता हूं। कोई गलत आधार पे कोई लोग इकट्ठा होते हैं ना, कि भाई तुमने भी चोरी किया, मैंने भी चोरी किया, तुमको भी पुलिस ने बुलाया, मेरे को भी पुलिस ने बुलाया, आइए हम आजादी का लड़ाई लड़ेंगे, ये कोई तुक होता है क्या? ये कोई तर्क होता है क्या? और आप भी अमन जी, देश के इतने बड़े बड़े पत्रकार, देश की कहते हो नंबर 1 टीवी चैनल, आप ऐसे बेबुनियाद बातों पे इतने समय लगा दिया। आप आगे बढ़िए, चीजों को लेके आगे चलते, ये विषय में किस मुद्दे पे आप अटके हुए हो? आप कितना भी तो कितना भी कर दे, मतलब इंडी चैलेंज नहीं है सर? कोई इंडी क्या इंडी है? क्या इंडी है? यह तो स्वार्थी लोगों का, अहंकारी लोगों का, परस्पर विरोधी विचार की रखने वाले लोगों का यह एक रिएक्शनरी फोर्स था। रिएक्शन लंबे समय तक, नेगेटिव रिएक्शन लंबे समय तक नहीं चलता है, यह प्रमाणित होते। तो साइंस है, तो केमिस्ट्री है। अच्छा, इंडी चैलेंज नहीं है तो फिर मतलब 400 पार हो रहा है, ये हैट्रिक की गारंटी है? जनता के ऊपर छोड़ दीजिए नंबर क्या आएगा, लेकिन इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। भारत की जनता, विशेष करके समाज की गरीब लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऊपर भरोसा अटूट है, हिमालय जैसे भरोसा है। आशीर्वाद फिर मिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री होंगे, यह सूर्य चंद्र जैसा सत्य ही है। जो संकल्प है वो 400 का है, 282, 303, 2 से शुरू हुआ था, 303 रिटेन कर पाएंगे या बढ़ेगा नंबर? देखिए, एक अद्भुतपूर्व, पिछले बार से बहुत बड़ा अद्भुतपूर्व जनादेश आएगा, क्योंकि मैं राजनीतिक कार्यकर्ता करके 84 से काम कर रहा हूं जी, और राजनीतिक छात्र के नाते देश की आजादी के उपरांत से लेकर अभी तक सभी चुनाव को पढ़ता हूं और समझने का विनम्र कोशिश करता हूं। मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, 140 करोड़ देशवासियों के अंदर, इतने बड़े इलेक्टोरल बेस में, विश्व की इतने बड़े डेमोक्रेसी की इतने पारदर्शी माहौल में, कोई व्यक्ति तीसरी बार लोगों की विश्वास को 10 साल तक टिकाए रखता है और विश्वास बढ़ता है, ये दुनिया की सामाजिक राजनीतिक जीवन में केस स्टडी होने वाला है। इसलिए मैं इस चुनाव को भारत की चुनाव मानता हूं, दुनिया को दिशा दिखाने वाले चुनाव मानता हूं। इसकी नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन अब यही सवाल उठता है, जब मल्लिकार्जुन खड़गे वो कहते हैं कि अगर इस बार मोदी जी पीएम बन गए तो देश में चुनाव ही नहीं होंगे। मैंने चुनाव हारने के बाद तो ही कहते हैं ना लोग। हमारी बड़े बुजुर्गों ने शुरू से कहा कि जब अंगूर खट्टे होते हैं, अब जब नहीं मिलता है आपको, प्रजातंत्र की प्रक्रिया है, चुनाव होता है, लोगों के पास हम सब जाते हैं, लोग अपना अपना नेता चयन करते हैं। अगर आप हारोगे, कहोगे कि नहीं चुनाव ही गलत है, आप जीतोगे तो चुनाव, अभी कर्नाटक में खरगे साहब का पार्टी जीता, वो चुनाव है। वो लोकसभा में खुद हार गए, तो अभी तक वो दुख से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो बार बार पीएम साहब को कहते हैं आप क्यों गए थे गुलबर्गा। अब तो खड़गे जी भी नारा लगा रहे हैं वैसे 400 पार का। देखो, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं भारत की गरीब लोगों पे, वंचित वर्गों से भरोसा रखता हूं। ये लोग मोदी जी के साथ हैं। सर, इस विश्वास या कॉन्फिडेंस के पीछे क्या मैं ये जोड़ूं कि मंदिर निर्माण के बाद ये राह थोड़ी और आसान हुई, या नंबर और बढ़ेगा, या मंदिर निर्माण से चीजें और आसान हो गई हैं? देखो, ये 10 साल की पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की एग्जामिनेशन देने की टाइम आई है। कई सिंगल मुद्दे पे हम लोग आज जनता के पास नहीं जा रहे हैं। कई सारे विषय, जो विषय प्रधानमंत्री जी ने
2013 से कहना शुरू किया था कि मेरे सरकार आएगा तो जन आशीर्वाद मिलेगा तो मैं क्या क्या करूंगा, मेरे को सेवा के अवसर मिलेगा तो मैं क्या क्या करूंगा जी। आप एक एक उठा के देखिए, जो कहा था उसको हमने विनम्रता से पूरा करने का भरपूर कोशिश किया और कर भी दिया है। इसीलिए देश की जनता पहली बार अनुभव कर रहा है कि कोई एक सरकार, कोई एक राजनीतिक नेतृत्व सिर्फ कहता नहीं है, जो कहा था। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। बिल्कुल। 11 करोड़ लोगों की घर में टॉयलेट बनी है। 10 करोड़ महिलाओं के नाम पे उज्ज्वला योजना में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला में क्लीन कुकिंग फ्यूल गैस सिलेंडर मिली है। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 लाख रुपया की घर मिला है जी। आज पहली बार महिलाओं की, छात्राओं की संख्या हायर एजुकेशन में 28% की ग्रोथ हुई है। स्टेम एजुकेशन में दुनिया की सबसे ज्यादा लड़कियां कहां पढ़ रहे हैं, तो भारत में ही पढ़ रहे हैं, 43%। ये सब एक से एक नहीं है, ये सब अलग अलग एक है। आज 30 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया है। 32 लाख खाताधारियों को, लाभार्थियों को उनकी देनदारी बिचौलियों को बाहर रख के सीधा खाते में गए हैं। ये सारा विषय की एक क्यूमुलेटिव इंपैक्ट विश्वास से परिवर्तित हुई है, भरोसा से परिवर्तित हुई है। ये सिर्फ कहा नहीं गया, एक एक घर में आप जाओ, 15-20 प्रकार की सुविधा पिछले 10 साल में, जिनको उन्होंने दशक तक इंतजार किया था, डिकेड्स तक इंतजार किया था, पिछले 10 साल में उनके घर तक पहुंची है, पारदर्शी तरीके से पहुंची है, बिना सोचे पहुंची है। आयुष्मान भारत योजना हो, आयुष्मान मंदिर की बात हो, सड़कों के बारे में बात हो, 11 लाख करोड़ रुपया की कैपिटल स्पेंडिंग इस बार हो रही है। रोजगार सृजन हो रहा है। 1 करोड़ 40 लाख लोग सिर्फ भारत सरकार की स्किल मिनिस्ट्री के अंदर से स्किलिंग इकोसिस्टम में आए हैं। उसके अलावा अन्य विभाग और राज्य सरकारें। भारत आज विश्व की 5 नंबर की अर्थनीति बन चुकी है। भारत की और दुनिया के सारे उद्योग आंख उठा के देख रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में हम दुनिया में हाइड्रोजन के माध्यम से नया इकोसिस्टम खड़ा करने वाले हैं। भारत ग्लोबल लीडर की ओर बढ़ रहा है अपने सामर्थ्य से। ये सारे पिछले 10 साल में हुए हैं। इसकी भरोसा है। कोई निश्चित रूप में मंदिर ये सब की ऊपर। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैंने तस्वीरें देखी, दीपावली आपने भी बनाई थी, पटाखे आपने भी देश ने बनाया। जी, देश ने बनाई। देश ने, आपने भी बनाया होगा। बिल्कुल बनाया, दिया जला। मैं तो अयोध्या में था। बिल्कुल, आपने आपके घर में भी बनाया होगा। जी बिल्कुल। इसलिए देश ने, उस दिन तो कोई पार्टी का विषय नहीं ना, देश ने ही मनाया। जैसे रामचंद्र जी श्रीलंका विजय के बाद देश आए थे, जैसे ही माहौल था वैसे ही जो हम लोग सदियों से सुन के आए थे, देश ने अद्भुतपूर्व माहौल 22 जनवरी को करके दिखाया। धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर भी समझना चाहूंगा। ये जो 2047 विकसित भारत की परिकल्पना है, शिक्षित भारत तो ही संभवतः विकसित भारत, तो वो उस परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसमें कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है, सर अगर आप समझें। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 का क्रियान्वयन का ये 4था साल हो रहा है। इसमें से अगर मैं आपको 3 विषय कहूं, अभी अभी बजट स्थापित हुई है लोकसभा में जी। निकट की 2-3 दशकों के अंदर अगर शिक्षा में सबसे ज्यादा निवेश किसी साल हुई, 1,21,000 करोड़ रुपया की इन्वेस्टमेंट बजट में व्यवस्था किया गया है। यह सबसे हाईएस्ट है, ये एनईपी को इंप्लीमेंट करने के लिए। 1 लाख करोड़ रुपया के कॉर्पस फंड बनाया गया भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, भारत में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई निजी उद्योग करना चाहेगा तो 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन उनको दिया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था इस बार बजट में हुई है। भारत की सभी भाषाओं के अपने अपने महत्व है। पहली बार मैकॉले पद्धति से बाहर आके 1835 में मैकॉले ने एक मिनट्स बनाई, भारत को लंबे समय तक पराधीन करने के लिए किसी एक भाषा को यूज किया गया। हमें कोई भाषा से वैर नहीं, विश्व की कोई भी भाषा हमको फायदा देगा तो हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन भारत की वो व्यक्ति तब समृद्ध हो पाएगा अगर खुद की मातृभाषा में वो स्पष्टता बढ़ाएगी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा है। और मैं बिल्कुल स्पष्ट जिम्मेवारी के साथ कहूं,
भारत को विकसित भारत बनना ही है तो भारत की शिक्षा विभाग ही, स्किल डेवलपमेंट विभाग ही उसकी दो ही पहिया होंगे जो भारत को विकसित होने में आगे ले जाएगा। एक और सवाल सब हाल ही में एक फेक न्यूज कह लीजिए या एक इशू हुआ था जिसमें कुछ आंकड़े कोट किए गए थे राहुल गांधी की तरफ से। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन SC ST OBC का खत्म करने वाले हैं आप लोग, नया UGC ड्राफ्ट इस तरह का है। उन्होंने कहा कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 7,000 रिजर्व्ड पोस्ट, 3,000 वेकेंट, इसमें से 7% दलित, 1.5% ट्राइबल और 4.5% बैकवर्ड। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि नए UGC ड्राफ्ट में SC ST OBC रिजर्वेशन आप लोग खत्म करने जा रहे हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अमन जी ने आपने अच्छा हुआ इस प्रश्न को आपने पूछा। अभी आपने दिल्ली की मुख्यमंत्री जी का नाम ले रहे थे। राहुल गांधी जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री में कंपटीशन चलता है, सबसे ज्यादा जोर से झूठ कौन बोल पाएगा। अभी राहुल गांधी जी उसमें से आगे जाते हुए दिख रहे हैं उस दौड़ में। जिस विषय में आपने कहा जी, रिजर्वेशन के बारे में, मैं आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट शीट आपके सामने, आपकी चैनल के माध्यम से मैं देश के सामने रखना चाहता हूं। देश में आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। आजादी के उपरांत संविधान सभा में चर्चा होके इसको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए व्यवस्था की गई, लेकिन इसकी कोई पार्लियामेंट्री गारंटी और सुरक्षा नहीं दी गई थी। उच्च शिक्षा संस्थान को अगर हम एक उदाहरण नाते लिया जाए, रोस्टर मेंटेन करने के लिए सर्कुलर तो था लेकिन कोई बाध्यता नहीं था। इसीलिए 2017 की पहले तक जब हमने समीक्षा किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, 14 से 17 को भी समीक्षा जब किया गया, अरे ये तो रिजर्वेशन की व्यवस्था है लेकिन वैकेंट सीट रहता है, भरा नहीं जाता है, कुछ साल के बाद उसको डी रिजर्व करके उसको फिर अन्य विभाग के लोगों को भर दिया जाता है। ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बुनियादी चुनौती को समझते हुए 2019 में एक एक्ट लाए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की शिक्षक नियुक्ति में रोस्टर इंप्लीमेंट करने का संवैधानिक गारंटी रहना पड़ेगा। एक्ट बना। UGC तो तब तक सर्कुलर में चलाता था, 60 दशक से अभी तक। 19 में एक्ट बनी, एक भी पोस्ट डी रिजर्व नहीं हो पाएगा। ये अभी एक्ट है देश की। अगर राहुल गांधी जी उसको ना पढ़े, पार्लियामेंट्री एक्ट को ना पढ़ के ये कुछ भी कहे, तो उनकी ज्ञान की लेवल वो प्रमाणित करता है। बाकी जो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिया, झूठ बोल रहे हो। ये बिल्कुल सरासर सफेद झूठ है। झूठ नहीं है, सफेद झूठ है। इन दिनों में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, SC ST OBC, और हमारी सरकार ने तो, मोदी जी ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी उसमें से जोड़ा है। ये 4 वर्गों की जो प्रोरोटा है, जो रेशियो है जी, उसी को रेस्टोर को इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसमें एक भी पोस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है जी। मैं किसी की झूठ का मैं क्या उत्तर दूं। राहुल गांधी का जिक्र किया, न्याय यात्रा पर हैं राहुल गांधी जी, कितनी मदद पहुंच रही है आपको सर? उनकी पार्टी के काम है, उनके लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। प्रजातंत्र में प्रतियोगिता होनी चाहिए और प्रजातंत्र में सारे लोग अपने आप काम करना चाहिए। वो एक राजनीतिक व्यक्ति है, वो अपने जनसंपर्क में गए हैं, उनको शुभेच्छा। नहीं, वो तो कह रहे हैं देश खतरे में है, लोकतंत्र बचाना है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। देखिए, ये सारे विषय की जो जार्गन है ना, कुछ लोग समझते, कुछ सामंतवादी लोग जो बिना मेहनत की पीढ़ी दर पीढ़ी उनके हाथ में शासन शुरुआत में रह गया था, वो मानते हैं देश हम लोगों की खानदानी चीज है, हमारी ये जागीर है जी। इसलिए देश की बिहाफ से कहते हैं। देश में 2-2 लोकसभा चुनाव में देश में लोगों ने उनको इस तरफ उनको हराया, कई राज्यों में उनके नामों निशान नहीं बचा है जी। अगर फिर वो देश के बारे में बड़ी बड़ी बात कहेंगे तो मैं उनको आदर ही करूंगा। आखिरी 2 सवाल छोटे छोटे जल्दी से। एक सवाल, आपके जो कोर इश्यूज थे 370, CA और राम मंदिर, तीनों लगभग काम खत्म हो चुका है, तो आपके तो सारे जो कोर इश्यूज हैं उन पर तो काम लगभग पूरा हो चुका है। देखिए, सामाजिक जीवन में अमन जी कोई इश्यू कभी खत्म नहीं होते हैं। हम ये भी, मैं अगर आपको याद दिलाऊं, हमारे मूल विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की कल्पना की थी। महात्मा गांधी जी ने स्वराज्य की बात कही।
भारत की सभी ऋषि मनीषियों ने भारत को की एक श्री अरविंद जी ने भारत की एक कल्पना किया, ये मेरा कोर इशू है। कोर इशू भारत को परम वैभव तक ले जाना। इसलिए आज की शब्दावली में प्रधानमंत्री जी ने देश को इस आह्वान किया है कि 2047 तक भारत को डेवलप्ड देश बनाना है। ठीक, लोगों की जीवन मान को सुधारनी है, लोगों की आत्मनिर्भरता बढ़ानी है, स्वाभिमान बढ़ानी है, स्वावलंबन बढ़ानी है। ये भी कोर इशू है, यही तो अंत्योदय है। एक आखिरी सवाल, उज्ज्वला योजना आपके कार्यकाल में गेम चेंजर साबित हुई थी। 19 में बहुत अच्छे रिजल्ट, उज्ज्वला योजना का बहुत बड़ा रोल था। 24 के लिहाज से कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा फोकस जिसको लगता है कि हाँ ये लोगों तक पहुंची है और इसका ये परिलक्षित होगी सीटों में? देखिए अमन जी, आप हम लोगों को थोड़ा बार में एक पत्रकारिता के एंगल से जब आंकते हो आप सही हो, लेकिन हम लोग उसमें फिट नहीं बैठते हैं। हम कोई भी चीज वोट के लिए नहीं करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री पहले दिन कहा था मेरे सरकार इसी चीजों के लिए समर्पित रहेगा। उसको हमने अपना दायित्व मान के, हमारे कर्तव्य मान के, हमारी जिम्मेवारी मान के हमने पूरा किया है। इसीलिए लोगों की विश्वास बढ़ी है। निश्चित रूप में वोट की उसकी कन्वर्ट होगी, लेकिन हम ये सारा चीजों को नहीं किए हैं कि उस चुनाव में ये गेम चेंजर हुआ, अगले चुनाव में वाई गेम चेंजर होगा। हम उस हिसाब में ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, आपने समय निकाला सर। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे अपील करूंगी, अनुरोध करूंगी कि कुछ देर आप मंच पर रहें, और अनुरोध करूंगी एडिटर न्यूज़ 18 इंडिया एंड हिंदी डिजिटल ज्योति कमल जी से वो मंच पर आए और हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। धन्यवाद दें।